कैलाश, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में बर्फ से ढकी एक चोटी की तस्वीर बनती है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है? अगर हाँ, तो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर मतलब एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया? हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आस्था, विज्ञान और ऐसे अनगिनत रहस्यों का संगम है जहां हमारी समझ की सीमाएं एक तरह से खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या होता है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सही। क्या कैलाश वाकई एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं, जहां समय की रफ्तार अलग है? और क्या इसके सीने में वाकई शंभाला जैसी कोई रहस्यमयी दुनिया छिपी है? आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो फिर शुरू करें, देखते हैं कैलाश से जुड़े इन रहस्यों में कितना दम है। चलिए। सबसे पहले उसी सवाल पर आते हैं जो सबको हैरान करता है, ये अजय क्यों है? मतलब समुद्र तल से लगभग 6700 मीटर ऊंचा, ये एवरेस्ट से तो काफी छोटा है। काफी छोटा। फिर भी दुनिया के बड़े से बड़े पर्वतारोही इसके सामने हार मान लेते हैं। हाँ, और उनके अनुभव बहुत अजीब हैं। जैसे वो एक रूसी पर्वतारोही थे, सर्गेई सिस्टियाकोव। हाँ, मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में। उनकी टीम, उन्होंने अपने नोट्स में लिखा है कि जैसी वो एक खास ऊंचाई पर पहुंचे, टीम के हर सदस्य का दिल मतलब अचानक से बहुत तेज धड़कने लगा। अरे! और उन्हें एक अजीब सी घबराहट हुई, एक डर सा महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पीछे धकेल रही हो। उन्हें लगा कि पहाड़ कह रहा है लौट जाओ। पहाड़ कह रहा है? ये सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है। मेरा मतलब इतनी ऊंचाई पर हाँ, ऑक्सीजन की कमी से दिमाग पर असर पड़ना, ये तो एक जानी मानी बात है, हाई एल्टीट्यूड साइकोसिस। क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक एहसास नहीं हो सकता? ये बहुत ही जायज वैज्ञानिक तर्क है और इसे नकारा नहीं जा सकता। ऊंचाई का असर जरूर होता है। लेकिन जो बात इसे रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि ये अनुभव लगभग हर किसी के साथ होता है जो कोशिश करता है। और सिर्फ अनुभव ही नहीं, महान पर्वतारोही रेमहोल्ड मैस्नर, जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है, वही उन्होंने कैलाश पर चढ़ने के लिए मिले न्योते को साफ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा अगर हम इस पहाड़ को जीत लेंगे तो हम अपने दिलों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो देंगे। तो ये डर या शारीरिक चुनौती की बात नहीं थी? नहीं, ये उस जगह के सम्मान की बात थी। यानी ये एक ऐसी सीमा है जिसे वो पार नहीं करना चाहते थे, और शायद इसीलिए 2001 में चीन सरकार ने भी इस पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। बिल्कुल। लेकिन क्या इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये सीमा पार की हो? एक नाम आता है, 11वीं सदी के तिब्बतियों की मिलारेपा। लेकिन उनकी कहानी किसी आम पर्वतारोही जैसी नहीं है। अच्छा। मिलारेपा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे सम्मानित सिद्ध पुरुषों में से एक हैं। उनकी कहानी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। कहा जाता है कि उन्होंने सालों तक तपस्या करके ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां हासिल की थीं जो आम इंसान के लिए कल्पना से परे हैं। तो उनकी चढ़ाई को शारीरिक बल का नहीं बल्कि आध्यात्मिक उड़ान का नतीजा माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में एक शब्द नहीं कहा। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। उनका मौन इस रहस्य को और भी गहरा कर गया। लोगों का शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रभावित होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कैलाश में सिर्फ इंसान का शरीर और मन ही नहीं बल्कि वक्त भी अजीब तरह से बर्ताव करता है। ये कहाँ तक सच है? ये कैलाश से जुड़ा सबसे चौंकाने वाला दावा है। कई तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने यह अनुभव साझा किया है कि उस क्षेत्र में उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ज्यादा तेजी से? हाँ, मतलब जो बढ़त 2 हफ्तों में होनी चाहिए वो वहां सिर्फ 2 दिनों में दिख जाती है। एक मिनट, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या इसका कोई दस्तावेजी सबूत है या ये सिर्फ एक किंवदंती है? सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है क्योंकि वहां नियंत्रित प्रयोग करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक कहानी है जो बार बार सुनाई जाती है, साइबेरियाई पर्वतारोहियों के एक दल की। हाँ। कहा जाता है कि वे रास्ता भटककर एक प्रतिबंधित क्षेत्र में चले गए। जब वे वापस लौटे तो वे कुछ ही घंटों में सालों बूढ़े हो चुके थे। क्या? हाँ, उनके चेहरों पर झुर्रियां थीं, शरीर थक चुका था और कहते हैं कि साल भर के अंदर उन सबकी मौत हो गई। अरे बाप रे! हालांकि ये कहानी स्रोतों में एक किंवदंती के तौर पर ही दर्ज है, इसकी पुष्टि नहीं है। अविश्वसनीय। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो उस जगह में भौतिकी के कौन से नियम काम कर रहे होंगे। सही बात है। ये तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी एक नए स्तर पर ले जाता है।
क्या वैज्ञानिकों के पास इसकी कोई थ्योरी है? थियोरीज हैं, पर वो भी उतनी ही रहस्यमय हैं। एक रूसी शोधकर्ता थे अर्नेस्ट मुल्डाशिव। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। पिरामिड? हाँ, जिसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि अभियान के दौरान उन्होंने पर्वत के भीतर से पत्थर गिरने और खोखली आवाजें सुनी, मानो अंदर कोई संरचना हो। एक मानव निर्मित पिरामिड, ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या इस थियरी को कोई और समर्थन मिला है? नहीं, मुख्यधारा के भूवैज्ञानिक इसे नहीं मानते। उनके अनुसार ये एक प्राकृतिक पर्वत ही है। एक ज्यादा मानी जाने वाली वैज्ञानिक संभावना यह है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक बहुत शक्तिशाली भूचुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। जियोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कल्पना कीजिए कि कैलाश के अंदर एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चुंबक रखा है। तो जैसे एक छोटा चुंबक कंपास की सुई को घुमा देता है, वैसे ही ये विशाल चुंबकीय क्षेत्र मानव शरीर की जैविक घड़ी को, बायोलॉजिकल क्लॉक को, हाँ, और शायद समय की हमारी धारणा को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन इतना शक्तिशाली क्षेत्र प्राकृतिक रूप से कैसे बन सकता है, ये अभी भी एक पहेली है। यानी विज्ञान के पास जवाब से ज्यादा सवाल हैं, और ये विरोधाभास सिर्फ पहाड़ पर ही नहीं बल्कि उसके नीचे भी दिखता है। मेरा मतलब है मानस सरोवर और राक्षस ताल से। ये कितना अजीब है ना? बिल्कुल, कि दो झीलें इतनी पास होकर भी इतनी अलग हैं। हाँ, ये प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। एक तरफ है मानस सरोवर, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक। इसका आकार सूर्य की तरह गोल है और इसका पानी एकदम शांत, नीला और जीवन से भरपूर है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सर्दियों में जब सब कुछ जम जाता है, तब भी मानस सरोवर का पानी तरल रहता है। इसे दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका चरित्र बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, राक्षस ताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से है। इसका पानी हमेशा अशांत रहता है, लहरें उठती रहती हैं। और खारेपन की वजह से उसमें जीवन भी नहीं है। कोई जलीय जीवन नहीं, ना ही इसके आसपास ज्यादा हरियाली है। इसका आकार भी चंद्रमा के अर्धचंद्र जैसा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने इसी झील के किनारे खड़े होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। अच्छा, इसीलिए इसका नाम राक्षस ताल पड़ा। हाँ, और इसे नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। ये विरोधाभास कमाल का है, लेकिन क्या इसका कोई भूवैज्ञानिक कारण भी है या ये पूरी तरह से पौराणिक कथाओं से ही जुड़ा है? भूवैज्ञानिक मानते हैं कि इसका संबंध झीलों के स्रोत से हो सकता है। मानसरोवर को ग्लेशियर से मीठा पानी मिलता है, जबकि राक्षस ताल में शायद भूमिगत खनिज लवणों का रिसाव होता है, जो उसे खारा बनाता है। हाँ, लेकिन एक ही जगह पर जीवन और निर्जीवता का ऐसा स्पष्ट विभाजन इसे पौराणिक कथाओं के लिए एक आदर्श कैनवस बना देता है। एक तरह से ये यिन और यांग के संतुलन का भौतिक रूप जैसा लगता है। और इसी इलाके में उन रहस्यमय आवाजों की बात भी आती है ना, जैसे ओम या डमरू की ध्वनि। हाँ, कई यात्रियों ने सुबह और शाम के वक्त एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि सुनने की बात कही है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? वैज्ञानिक इसे हवा के तेज भाव के कारण चट्टानों से टकराने या बर्फ की परतों के खिसकने से पैदा हुआ शोर मान सकते हैं। और आध्यात्मिक पक्ष? जो लोग आस्था के साथ वहां जाते हैं, उनके लिए यह भगवान शिव के डमरू की ध्वनि या ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम का नाद है। एक ही घटना और दो बिल्कुल अलग व्याख्याएं। क्यों? यही तो कैलाश की खासियत है। जहां विज्ञान की व्याख्या खत्म होती है, वहीं से आस्था की शुरू होती है। और ये सिर्फ इंसानी अनुभवों तक सीमित नहीं है, हमारी आधुनिक तकनीक भी वहां जाकर जवाब दे देती है। वो चीन के हेलीकॉप्टर वाली घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, वो घटना काफी नाटकीय थी। चीन सरकार ने जब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक निगरानी हेलीकॉप्टर भेजा, तो मौसम बिल्कुल साफ था। और फिर? लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश के शिखर के पास पहुंचा, मौसम अचानक बदल गया। बर्फीला तूफान आ गया और पायलट ने रिपोर्ट किया कि उसके सभी नेविगेशन सिस्टम, जैसे कंपास, जीपीएस, कंपास, जीपीएस, सबने एक साथ काम करना बंद कर दिया। वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गया और उसे तुरंत वापस लौटना पड़ा। तकनीकी नजरिए से देखें तो पहाड़ी इलाकों में अचानक मौसम बदलना और चुंबकीय विसंगतियां होना असामान्य नहीं है। सही बात है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश की चट्टानों में लौह अयस्क की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो कंपास जैसे उपकरणों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर सभी आधुनिक उपकरणों को एक साथ फेल कर दे, ये बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है। अच्छा, और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, 2015 में जब नासा ने सैटेलाइट से तस्वीरें ली, तो पर्वत की एक ढलान पर बर्फ और छाया से बनी एक आकृति ने सबका ध्यान खींचा। अच्छा,
कैसी आकृति? जब उस तस्वीर को जूम किया गया तो वो ऐसी लग रही थी मानो कोई विशालकाय व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा हो। अरे वाह! बेशक ये प्रकाश और छाया का खेल हो सकता है, लेकिन इस जगह के संदर्भ में ये एक और रहस्य जोड़ देता है। और जब तकनीक ऐसे घुटने टेक देती है तो ये हमें उस सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है जो कैलाश से जुड़ा है, शंभाला। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी है। हाँ, शंभाला या शंग्रीला एक ऐसी रहस्यमयी और सिद्ध लोगों की नगरी है जिसके बारे में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। तो ये कोई असली जगह है? इसे कोई ईंट पत्थर का शहर नहीं माना जाता जिसे आप खोद सकते हैं। इसे एक अलग आयाम में मौजूद जगह माना जाता है जो कैलाश की गहराइयों में या उसके आसपास कहीं छिपी है। कहते हैं कि यहाँ सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका मन निर्मल हो और जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो। बिल्कुल। विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र है ना, भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के जन्म स्थान के रूप में। सही। माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो भगवान कल्कि शंभाला में ही जन्म लेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। और ये भी कहते हैं कि हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर पात्र वहां रहते हैं। हाँ, ये भी मान्यता है। शंभाला एक तरह से धरती पर मौजूद एक आध्यात्मिक स्वर की कल्पना है जो भौतिक आंखों से ओझल है। यानी कैलाश सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखता है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। और जो दिखता है उसमें भी प्रकृति कुछ ऐसे संकेत देती है जो इसे और खास बना देते हैं। जैसे स्वस्तिक और ओम के चिन्ह। हाँ, ये अद्भुत है। शाम के समय जब सूरज एक खास कोण पर होता है तो कैलाश पर्वत की विशाल छाया नीचे की घाटी पर पड़ती है और एकदम साफ विशाल स्वस्तिक का चिन्ह बनाती है। इसे तो महज एक संयोग कहकर खारिज किया जा सकता है। लेकिन हजारों सालों से चली आ रही मान्यताओं के केंद्र में मौजूद एक पर्वत पर सौभाग्य के इतने बड़े प्रतीक का बनना लोगों की आस्था को और मजबूत कर देता है। और ओम की आकृति वो कैसे बनती है? वो पर्वत की दक्षिणी सतह पर बनती है। जब भारी बर्फबारी होती है तो बर्फ चट्टानों की धारियों में इस तरह से जमती है कि दूर से देखने पर देवनागरी लिपि का ओम अक्षर साफ दिखाई देता है। तो ये महज संयोग है या प्रकृति का कोई संदेश, ये देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। बिल्कुल, लेकिन ये प्रतीक कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बना देते हैं। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर समेटें तो हम देखते हैं कि हर रहस्य के साथ एक वैज्ञानिक संभावना और एक आध्यात्मिक विश्वास जुड़ा हुआ है। कैलाश का अजेय होना, समय की बदली हुई गति, तकनीक की नाकामी और ये दिव्य प्रतीक, ये सब मिलकर इसे एक ऐसी अबूझ पहेली बना देते हैं जहां हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है। यह आस्था और तर्क, रहस्य और विज्ञान का एक चौराहा है, एक ऐसी जगह जो हमें लगातार याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी मौजूदा समझ से परे है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। विज्ञान जहां ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों को खंगाल रहा है, वहीं हमारी धरती पर मौजूद एक पर्वत आज भी अनजाना और अजेय क्यों है? क्या कैलाश कोई भौतिक रहस्य समेटे हुए है जिसे हम एक दिन तकनीक से सुलझा लेंगे, या यह केवल मानव की समझ और क्षमता की सीमाओं का एक आईना है जो हमें यह बताने के लिए है कि हर चीज को जीता या नापा नहीं जा सकता? शायद इस पर्वत का असली रहस्य हमें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजना होगा।